हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साख निर्माण की प्रक्रिया को एक सिंपल उदाहरण द्वारा समझेंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा का साख शब्द अंग्रेजी के क्रेडिट शब्द से बना है, जिसका अर्थ विश्वास होता है। आधुनिक बैंक केवल मुद्रा में लेन देन ही नहीं करती, वरन साख निर्माण का कार्य भी करता है। प्रोफेसर सेयर्स के अनुसार बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं, वरन मुद्रा के निर्माण करने वाली संस्था भी है। बैंकों में जितनी पूंजी जमा होती है, उससे कई गुना अधिक साख का निर्माण कर देती है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, साख का निर्माण कौन करता है? इसका उत्तर होगा बैंक। और साख निर्माण को कंट्रोल कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई। साख निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें प्रारंभिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा के बारे में जानना होगा, जिससे साख निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बैंक जमा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, प्रारंभिक जमा, जिसे निष्क्रिय जमा और प्रत्यक्ष जमा भी कहते हैं। सेकंड, व्युत्पन्न जमा, जिसे अप्रत्यक्ष जमा और सक्रिय जमा भी कहते हैं। प्रारंभिक जमा उन जमा राशियों को कहते हैं जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की जाती है। और व्युत्पन्न जमा वे जमाएं होती है जो प्रारंभिक जमाओं से उत्पन्न होता है। अब हम लोग साख निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण की ओर चलते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति ए है, जिसने 1000 रुपये बैंक में जमा करके एक बचत खाता खोलता है। इस जमा को प्राथमिक जमा या निष्क्रिय जमा या प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। बैंक 1000 रुपये की पासबुक में एंट्री करके पासबुक खाता धारक को दे देता है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि को नहीं निकालेगा। इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक कुल जमा का 10% अर्थात 100 रुपीज़ अपने पास रखेगा। बाकी का वह 900 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति बी को दे देता है, जो उससे लोन लेने आता है। बैंक उस व्यक्ति बी के नाम का भी एक खाता खोल देता है और उसके पासबुक में 900 रुपया की एंट्री करके पासबुक खाता धारक को दे देता है। यहाँ पर भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर यही सोचता है, लोन लेने वाला व्यक्ति एक बार में 10% से अधिक नहीं निकालेगा। इसलिए बैंक 900 रुपये का 10% अर्थात 90 रुपया रखकर 810 रुपया फिर से किसी और व्यक्ति को उधार दे देता है। उसके नाम का भी बैंक एक खाता खोलेगा और उसके पासबुक में 810 रुपया की एंट्री कर देगा। यहाँ भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर 810 रुपया का 10% रिजर्व रखकर बचा हुआ राशि किसी अन्य व्यक्ति डी को उधार दे देता है। इस प्रकार बैंक अपने अनुभव के आधार पर लोन के लिए स्वीकृत राशि का केवल 10% नकद के रूप में अपने पास रखेगा और बचा हुआ शेष राशि को अपने अन्य ग्राहकों को लोन देने के लिए इस्तेमाल करेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बैंक के पास उधार देने योग्य राशि शून्य न हो जाए। एक अनुमान के अनुसार बैंक के पास जितना नकद जमा होता है, उसका 10 गुना तक बैंक कर्ज दे सकता है। इस प्रकार बैंक कितनी चतुराई के साथ ग्राहकों के जमा धन से ही लाभ कमाते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी साख का सृजन करते हैं। बैंक धन जमा करने वालों और उधार मांगने वालों के बीच पुल का कार्य करती है। मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण के द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह साख निर्माण का फार्मूला है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यदि CRR 10% है और प्रारंभिक जमा 1 लाख है, तो व्यापारिक बैंक कितना साख निर्माण करेगा? इसी तरह का क्वेश्चन होगा। इसलिए यह फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूला से आप साख निर्माण को आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग साख सृजन की सीमाओं की ओर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट है देश में बैंकिंग आदत का विकास, सेकंड है देश में बैंकिंग विकास का स्तर, थर्ड है व्यावसायिक और औद्योगिक विकास का स्तर और फोर्थ है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। यदि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति सरल है तो साख निर्माण अधिक होगा, यदि कठोर है तो साख निर्माण कम होगा।
इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।